हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन प्लस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनइक्वालिटीज़। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। तो आज हम इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, कौन से रूल्स होते हैं जिनसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू किया जाता है। अब काफ़ी बार आपने एग्जाम्स में इस टाइप की स्टेटमेंट देखी होगी, ये वाली, जिसमें लिखा होता है ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ लेस देन सी इज़ ग्रेटर देन एम। इस टाइप की लंबे लंबे आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाती है और आपसे कुछ कंक्लूशंस या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ए और के बीच का रिलेशन पूछ लिया जाता है, या आपको ए इज़ लेस देन के एक रिलेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, या क्या है, या डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑफन कंफ्यूजिंग, ये आपने देखा होगा। तो हम आज के लेक्चर में ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए, रूल नंबर 1 काइंडली नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1 होता है कंबाइंड रूल। कंबाइंड रूल का मतलब कि आपको स्टेटमेंट्स बहुत सारे दिए हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दूसरी स्टेटमेंट ले लेता हूँ, बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब मुझे तीसरी स्टेटमेंट हो सकता है दियो, ए इज़ लेस देन इक्वल टू एम इज़ लेस देन एन। और मुझे चौथी स्टेटमेंट भी दी गई हो सकती है कि सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जेड इज़ ग्रेटर देन एक्स। हो सकता है मुझे ऐसी 3 या 4 स्टेटमेंट दी गई हो। सबसे पहले कंबाइंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी है तो आपने इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट में बदल देना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं किससे। किसी भी एक स्टेटमेंट को आप पकड़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से। चलिए मैं फर्स्ट से ही शुरू करता हूँ। मुझे दिया ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा बी या ए है। ऐसी कोई स्टेटमेंट है जिसमें बी और ए आता है? बिल्कुल आता है, इसमें आता है और इसमें आता है। तो चलिए इसी स्टेटमेंट के साथ बी को कंबाइन करता है। बी और बी कॉमन है, क्या कहता है? बी इज लेस देन सी, तो बी इज लेस देन सी, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए सी आपका आ गया मेरे पास इधर। अब क्या कहीं पे सी कॉमन है? बिल्कुल है, मेरे चौथे स्टेटमेंट पे सी कॉमन है। इसमें कहता है सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड और z इज ग्रेटर देन x। लो जी, 3 स्टेटमेंट्स तो मेरी कंबाइन होगी। पहली स्टेटमेंट, मेरी दूसरी स्टेटमेंट और मेरी तीसरी स्टेटमेंट। अब बच गया मेरा एक स्टेटमेंट जो a m और n। अब देखते हैं जो हमारी स्टेटमेंट बनी उसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, a इसमें भी कॉमन है, इसमें भी हमारा a कॉमन है। तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर लेते? देखिए यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू m, तो यहाँ पे भी तो a इज लेस देन इक्वल टू m होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए रिलेशन हमने चेंज नहीं करना है। रिलेशन अगर a इज लेस देन इक्वल टू m है तो लेस देन इक्वल टू रहेगा। बस लिखने का तरीका आपने चेंज करना है, a इज लेस देन इक्वल टू m। अब m का क्या रिलेशन है n के साथ? देखिए m ये रहा आपका, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। m क्या है? लेस देन n। तो चलिए मैं लिखते तो m इज लेस देन n, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हमारी जो 4 स्टेटमेंट है उसको कंबाइन करके अल्टीमेटली मैंने एक स्टेटमेंट बना ली। तो फर्स्ट हमारा कंबाइंड रूल यही कहता है कि अगर आपको मल्टीपल 3 या 4 या 5 जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है उसे कंबाइन करके आप एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। राइट, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा रूल कहता है प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल होता क्या है समझते हैं। इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पार्ट 1 में क्या है? अब देखिए पार्ट 1 में देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब प्रायोरिटी रूल वहीं पे लग सकता है जहां पे आपके सारे सिंबल्स या आपके जहाँ पे सारे ये आपके ऑपरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे एक ही डायरेक्शन में फेल्स कर रहे हो। अगर एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है, ये दो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इनमें मैं कोई प्रायोरिटी रूल अप्लाई नहीं कर सकता। बट यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो इस केस में प्रायोरिटी रूल लगता है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल जो ग्रेटर देन है इसकी
टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रायोरिटी सेकंड किसकी है, अगर इसकी ग्रेटर देन की फर्स्ट प्रायोरिटी है तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन इक्वल टू की, और लास्ट प्रायोरिटी किसकी है, इक्वल टू की, थर्ड प्रायोरिटी। ये चीजें आपको एज इट इज लर्न करना है प्रायोरिटी रूल में, ठीक है। अब पार्ट 2 में आते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अगर ऐसा कुछ आता है देन आप लोग टॉप प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है, लेस देन को। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देनी है, लेस देन इक्वल टू। और इक्वल टू की हमेशा ही लीस्ट प्रायोरिटी होती है, लास्ट प्रायोरिटी, ठीक है जी। ये चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पे भी, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन देन टॉप प्रायोरिटी इसकी है और लीस्ट प्रायोरिटी इसकी है। सिमिलरली पार्ट 1 में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। अब पार्ट 3 ये कहता है नो प्रायोरिटी रूल इज एप्लीकेबल इफ दे आर फेसिंग सेम डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब कि कोई भी प्रायोरिटी रूल नहीं होता जब ये कुछ इस तरीके से हो, ये ऐसे हो और ये ऐसे हो और फिर ये एक ऐसे हो। अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन दिए गए ना, ये और ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं इसे नहीं कह सकता कि इसकी टॉप प्रायोरिटी है या इसकी सेकंड प्रायोरिटी है, ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो प्रायोरिटी रूल में आपको यही समझना है, अगर वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ग्रेटर देन या लेस देन जो भी होगा उसकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर साथ में आता है उसकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, और इक्वल टू जो अकेला इक्वल टू है उसकी हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है जी। काइंडली से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो होते हैं आपके टाइप्स ऑफ आंसर। चलिए आज तक हमने सुना होगा कि हमेशा हमारे आंसर्स दो किस्म के होते हैं, या यस होता है या नो, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। एक टाइप का आंसर जो मतलब कि मैं आपको बताऊंगा वो होता है कांट से। अब ये कांट से होता क्या है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी चीज में आती है कि ये कांट से है क्या चीज। तो अब हम समझते हैं ट्रू या फॉल्स के अलावा ये जो तीसरा टाइप का आंसर है कांट से, ये क्या है। आप तो ये कहोगे कोई भी स्टेटमेंट या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, बट मैं ये कहता हूं कि वो स्टेटमेंट कांट से भी होता है। अब कांट से ये वो चीज होती है, अब एक सिंपल लाइन में मैं अगर इस चीज को समझाऊं आपको, तो कांट से वो स्टेटमेंट होती है जो कभी कभी ट्रू होता है, कभी कभी फॉल्स होता है, बट एक टाइम पे ना वो ट्रू होता है ना वो फॉल्स होता है, वो कांट से होता है। अब अभी भी नहीं समझ आया होगा तो अब मैं आपको एक बहुत इजी से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोजिटली एक बॉस है और उसका एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो मैं मान लेता हूँ चलो 9 बजे, 9 AM उस एम्प्लॉय को ऑफिस में रिपोर्ट करना है। तो डे 1 ऑब्जर्व करता है कि वो एम्प्लॉय पूरे 9 बजे ऑफिस में आ जाता है। डे 2 वो एम्प्लॉय थोड़ा लेट आ जाता है। डे 3 वो थोड़ा अर्ली आ जाता है एम्प्लॉय, और कुछ इसी तरीके से पैटर्न, कभी लेट कभी अर्ली, कभी 6 डे पे वो बिल्कुल 9 o'clock ऑफिस में होता है एम्प्लॉय। अगर उस बॉस से कोई पूछ ले कि क्या आपका एम्प्लॉय टाइम पे आता है, तो क्या वो बॉस उसका आंसर येस या नो में दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। क्यों, कुछ कुछ दिन वो टाइम पे आता है, कुछ कुछ दिन वो नहीं आता। तो क्या वो एम्प्लॉय, एक स्टेटमेंट है, क्या वो एम्प्लॉय टाइम पे रिपोर्ट करता ऑफिस, क्या आप उसे यस कह पाओगे, नहीं। क्या आप उसे नो कह पाओगे, वो भी नहीं कह पाओगे। सो इस टाइप के स्टेटमेंट का आंसर होता है हमेशा कांट से। कांट से मतलब हमें नहीं पता, हो सकता है वो ट्रू भी हो सकता है वो ना भी ट्रू हो, बट हमें नहीं पता कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अब कांट से अच्छे से समझ लिए, रीजन बीइंग जब हम आपका चैप्टर करेंगे सिलॉग्स, उसमें ये वाला कांट से का ऑप्शन बहुत एक्टिवली यूज होगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको नोट डाउन करना है, आपको समझना है, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई, मतलब इसका आंसर आप देखिए कांट से किस तरीके से यस हो सकता है। अगर कोई पूछे कि क्या एम्प्लॉय डे 1 पे टाइम पे आया था, बिल्कुल। जब डे 1 पे रिपोर्ट किया था वो बिल्कुल 9 बजे, जो हमारा फिक्स टाइम है पूरे 9 बजे आया था। तो क्या एम्प्लॉय डे 1 पे टाइम पे आया था, यस ट्रू है। क्या एम्प्लॉय डे 2 पे टाइम पे आया था, नो।
अगर वो जनरली पूछते कि क्या आपका एम्प्लॉय टाइम पे आता है, देन द आंसर इज कांट से, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये जो मुझे एग्जांपल दिया हुआ है ये ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में है, इसे मुझे कंबाइन नहीं करना है। जस्ट दैट कि हमें 1 से लेकर 7 तक कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। अब ट्रू या फॉल्स डिटरमिन करने के लिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू f मैं ऐसे नहीं देखूंगा। मैं पहले d और f का रिलेशन देखूंगा और देखूंगा कि इसके साथ मैच करता है या नहीं, तभी मैं इसे ट्रू फॉल्स कहूंगा। कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल समझते हैं। चलिए पहली स्टेटमेंट में d और f के बारे में कहा है, तो चलिए स्टेटमेंट एग्जाम्पल में देख लेते हैं। d इधर है मेरा और f इधर है, d इधर है और f इधर है। अब मैं जब d से f की तरफ जाता हूं इस तरीके से, तो कौन से दो सिंबल्स मिलते हैं मुझे, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। जब मैंने बताया था जब दो आपके ऑपोजिट साइंस आपको इनकाउंटर होते हैं तो आंसर क्या होगा, कांट से। सो हमें इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं पता, सो मैं लिख देता हूं सी एस। सी एस मतलब कांट से, हमें इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं पता, तो आंसर इज कांट से, राइट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसे कांट से को नॉर्मली सी एस लिखूंगा, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। परफेक्ट। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। b और f, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू f पूछा उसने सेकेंड क्वेश्चन में। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ट्रू है या फॉल्स है। अब मुझे ये नहीं देखना ग्रेटर देन लगा है लेस देन लगा है, कुछ नहीं देखना, मुझे b और f के बीच रिलेशन ढूंढना है। तो मेरा b इधर है और f इस तरफ है। अब देखिए b और f, जब b से मैं f की तरफ मूव करता हूं इस तरीके से, तो मुझे कुछ सिंबल्स इनकाउंटर होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। अब देखिए ये ऑपोजिट साइंस आ जाते हैं, और ऑपोजिट साइंस के लिए मैंने हमेशा एक बात आपको बताई है, द आंसर इज गोइंग टू बी कांट से। आपका आंसर हमेशा कांट से होगा। हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो जहां पे आपको एक ऑपोजिट साइन दिखे इन्वॉल्व, वहां पे आपने आंख बंद करके कांट से कहना है। ठीक है जी। अब देखिए पेपर में कांट से ट्रू फॉल्स नहीं आता, तो क्या पेपर में आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, ऑप्शन में होगा कि स्टेटमेंट 1 फॉलोज, फॉलोज मतलब ट्रू ही होता है, स्टेटमेंट 2 फॉलोज, स्टेटमेंट 1 डज नॉट फॉलो। इस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पेपर में। तो देखिए स्टेटमेंट 1 डज नॉट फॉलो, क्यों, ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट क्यों, फॉल्स भी नहीं है, कांट से है, बट फॉलो तो नहीं करता ना, सो इट डज नॉट फॉलो। क्यों, फॉल्स नहीं कहा अभी भी मैंने, ये कहा डज नॉट फॉलो। क्या स्टेटमेंट 2 फॉलो करता है, नहीं, स्टेटमेंट 2 ऑल्सो डज नॉट फॉलो। अब बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन डी, थर्ड में। अब मैंने क्या ढूंढना है, ए और डी। चलिए मेरा ए किधर है, इधर है, और डी किधर है, इधर है। ए से डी अगर मैंने जंप करना है, देखिए तो कौन से सिंबल इनकाउंटर होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। अब प्रायोरिटी रूल में ये कहा था टॉप प्रायोरिटी इसकी होगी, तो मतलब कि जो चीज ट्रू होगी वो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। और मुझे थर्ड में क्या दिया है, ए इज ग्रेटर देन डी, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है जी। और या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट 3 फॉलोज। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन डी फॉलोज, ये चीज होती है। तो काइंडली आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू डी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये चीज बोल रहा है, यहां पे भी सेम चीज बोल रहा है। चलिए अब मैं बी से डी की तरफ जाता हूं। जब मैं बी से डी की तरफ जाता हूं तो मुझे दो सिंबल्स इनकाउंटर होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रायोरिटी सेकंड थी, बट दोनों में से तो इसकी फर्स्ट है ना प्रायोरिटी। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये रिलेशन ट्रू है।
और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दिया है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी। देखिए कंसेप्ट समझिए, पहले आपको ये नहीं देखना कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आपने बी और डी जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसे देख लेना है। एग्जाम्पल में जो भी हमें एक लंबी सी पैटर्न दिया उसमें देखना है बी और डी कहाँ लाया करते हैं और उन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन ट्रू है। जो रिलेशन ट्रू होगा उसे उसके साथ मैच कर लेना है, वो आपका ट्रू हो सकता है या फॉल्स होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ई और जी के बीच रिलेशन दिया है, बस मैंने ई और जी के बीच रिलेशन देखना है, ये नहीं देखना कि ई लेस देन इक्वल टू जी दिया है। चलिए देख लेते हैं, ई मेरा इधर है, जी मेरा इधर है। अब जब मैं ई से जी तक जाता हूं तो मुझे कौन सा सिंबल इनकाउंटर होता है, लेस देन इक्वल टू। एक ही तो इनकाउंटर होता है, जब एक ही सिंबल इनकाउंटर हो तो वही रिलेशन होगा। तो ई इज लेस देन इक्वल टू जी, ये रिलेशन ट्रू है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ई इज लेस देन इक्वल टू जी ही दिया है, तो ये चीज हमारी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ई और आई का रिलेशन है, तो मैंने ई और आई को देख लेना है। ई से जब मैं आई की तरफ मूव करूंगा तो मुझे कौन कौन से रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब मैंने कहा था सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी, तो रिलेशन भी तो यही बनाएगा। सो ई इज लेस देन आई एक ट्रू रिलेशन बनेगा। लेकिन यहां पे क्या दिया है, जो आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वो क्या दिया है, ई इज लेस देन इक्वल टू आई। ये चीज कहती है ई इज लेस देन आई ट्रू होगा, और ये चीज बोल रहा है ई इज लेस देन और इक्वल टू आई। जब आपको कोई चीज पता है कंफर्म ट्रू है तो उसमें और का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है, क्योंकि हमें कंफर्म रिलेशन पता है ई और आई का कि ई इज लेस देन आई है, जो हमने निकाला है क्वेश्चन में से, राइट। देखिए ई और इज लेस देन आई हमने निकाला है, और जबकि सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, ई इज लेस देन इक्वल टू आई। तो दो, जब हमें पता वो लेस देन है तो लेस देन और इक्वल टू की बात ही नहीं है, तो हम इस सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, दिस इज अ फॉल्स रिलेशन, राइट। ये चीज समझ लीजिए। देखिए आई और एफ का रिलेशन देख लेते हैं। आई मेरा इधर है, एफ मेरा इधर है, ठीक है। अब एफ से आई तक जाता था लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसकी रहेगी फर्स्ट, तो रिलेशन भी यही बनाएगा। सो एफ इज लेस देन आई, ये एक रिलेशन है दोनों के बीच में। अब हमें क्या कह रहा है, आई इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज लेस देन आई कहूं या आई इज ग्रेटर देन एफ कहूं, एक ही तो बात है। देखिए यहां पे भी तो आई ग्रेटर साइड पे है और यहां पे भी तो आई ग्रेटर साइड पे है, ये दोनों रिलेशन सेम है, बस दोनों को उल्टा करके लिख दिया गया है। तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरा ट्रू है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये इन क्वेश्चंस को क्रैक किया जाता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं। अब एक बहुत लंबा सा स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे कंक्लूजन्स दिए गए हैं, हमने बताना ये फॉलो करते हैं, ट्रू है, फॉल्स है, क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए कहता है ए और ई, ए और ई का रिलेशन, ए आपका इधर लाई करता है और ई आपका इस तरफ लाई करता है। जब मैं ए से ई की तरफ जाता हूं तो कौन कौन से सिंबल इनकाउंटर होते हैं, ये और ये, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। तो प्रायोरिटी किसकी टॉप है, इसकी टॉप प्रायोरिटी है, तो ए इज लेस देन ई एक ट्रू रिलेशन है। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, ए इज लेस देन ई ही तो दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ट्रू हो जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए अब ई और एन का देख लेते हैं। अब मेरा ई यहां पर है, मैं मार्क कर रहा हूं, ई कहां पर है, यहां पर, और एन कहां पर है, एन आपका कुछ इस तरीके से यहां पर है। तो ई से एन तक मैं जंप करता हूं। जब मैं ई से एन तक जंप करता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, अब ये देखिए लेस देन। अब देखिए साइन ऑपोजिट्स हो गए यहां तक जाते जाते,
और मैंने कहा था जब साइन ऑपोजिट हो हमें कोई रिलेशन का पता ही नहीं लग सकता ऑपोजिट साइन में, तो हमने इन क्वेश्चंस को क्या कहते हैं ना, कांट से मतलब स्टेटमेंट टू डज नॉट फॉलो, हमें आंसर नहीं पता इसका फॉर द टाइमिंग, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ई इज ग्रेटर देन एच। ई मेरा आपका इधर है और एच आपका इस तरफ है। जब मैं ई से एच की तरफ जंप करता हूं तो मुझे कौन से सिंबल इनकाउंटर होते हैं, नंबर 1, 2 और 3। और इन तीन सिंबल में से सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। तो रिलेशन जो ट्रू है वो है ई इज ग्रेटर देन एच। क्वेश्चन में क्या दिया है, ई इज ग्रेटर देन एच ही तो दिया है, सो दिस इज अ ट्रू रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं अब हम। एन और एच के बीच का रिलेशन मांगा उसने। एन मेरा इधर है, एच मेरा इधर है, सो लेस देन इक्वल टू दो सिंबल है, तो ऑब्वियसली इसकी टॉप प्रायोरिटी है, सो एच इज लेस देन एन। और यहां पे क्या कह रहा है, एच इज लेस देन एन, सो दिस इज अ ट्रू रिलेशन। चलिए डी और ए की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। डी और ए के बीच रिलेशन कह रहा है, डी आपका इधर है, ए आपका इधर है। अब जब हम डी से ए की तरफ जाते हैं तो एक ये सिंबल आता है, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। तीनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तीन क्या, दो ही तो आपके अब ऑपरेटर्स आ रहे। इक्वल टू की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, सो द इसकी प्रायोरिटी टॉप हो जाएगी। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू डी, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ऑब्वियसली डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए अगर लेस है तो डी ग्रेटर ही तो होगा। तो ये आपका बिल्कुल एक ट्रू रिलेशन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता हूं, एच एंड ई का रिलेशन। एच आपका इधर है, ई आपका इधर है। एच से जब हम ई की तरफ जाते हैं, या यूं कहें हम ई से एच की तरफ जाते हैं, तो हमें कौन कौन से सिंबल मिलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही तो मिलता है, और ग्रेटर देन। तो मेरा रिलेशन क्या बना, ई, क्योंकि इसकी टॉप प्रायोरिटी है यही रिलेशन बनाएगा, ई इज ग्रेटर देन एच। क्वेश्चन में क्या दिया है, एच इज लेस देन इक्वल टू ई। एच लेस देन ई तो यहां पे प्रूव्ड हो गया, लेस देन और इक्वल टू कह सकते, नहीं कह सकते। रीजन क्या है, जब हमें कंफर्म रिलेशन पता है कि एच लेस ही है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि एच इज लेस देन और इक्वल टू ई। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होता है एक, ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। डी इज लेस देन इक्वल टू जी। डी और जी का रिलेशन देख लेते हैं। जब हम डी से जी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या होता है, एक सिंबल ये होता है और एक सिंबल ये इनकाउंटर होता है। जब इस टाइप के दो ऑपोजिट सिंबल्स आपको इनकाउंटर हो तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, कांट से। इसका आंसर क्या रहेगा, कांट से। आगे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चलिए ए इज लेस देन ई, ये हम क्वेश्चन नंबर वन में कवर कर चुके हैं, ये गलती से रिपीट हो गया है तो इसे इग्नोर कीजिए। एन और एच, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं और एन और एच का रिलेशन देखते हैं। एन आपका इधर है, एच आपका इधर है, तो आंसर क्या बनता है, इन दोनों सिंबल में से टॉप प्रायोरिटी किसकी है, लेस देन, और लेस देन इक्वल में से टॉप प्रायोरिटी इसकी है, तो एच इज लेस देन एन। या फिर ये कह सकते हैं एन इज ग्रेटर देन एच। यहाँ पे क्या दिया, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। जब ये चीज ट्रू कंफर्म्ड है तो हम और की तो बात ही नहीं करते, सो ये रिलेशन आपका ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जी और ई का रिलेशन पूछ रहा है, जी आपका इधर है, ई आपका इधर है। जी से ई तक जाते जाते कौन सा रिलेशन है, एक ही तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों यही तो है। सो आपका आंसर होगा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक है जी, और यहाँ पे ई ग्रेटर देन इक्वल ही तो है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है।
अब हम एक अगला रूल पढ़ते हैं जो हमारा कहता है, रूल नंबर 3 है टू साइन रूल। और यहीं पे हम सीखेंगे कि आइदर वन इज ट्रू, आइदर वन और टू इज ट्रू, इस टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। अब एक स्टेटमेंट दी है आपको, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस इक्वल टू डी। अगर मैं कंक्लूजन में लिख दूं आर इज ग्रेटर देन एस, अब देखिए आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस कह रहा है। अब मैं यहां पे कह दूं कि आर इज ग्रेटर देन एस, हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो पक्का ग्रेटर देन कहना तो सही नहीं होगा ना। और ये कह दूं कि ग्रेटर देन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। सो ये कांट से है, नहीं पता कि ग्रेटर देन है भी है या नहीं, इक्वल टू भी तो हो सकता है। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट, आर इज इक्वल टू एस, आर एस के इक्वल है। देखिए यहां पे तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस का है, क्या इक्वल टू कह सकता हूं? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो मुझे नहीं पता कांट से। लेकिन मैं क्या ये चीज कह सकता हूं, आइदर वन और टू इज ट्रू। क्या हमारा और है, आइदर वन और टू इज ट्रू, दोनों में से एक चीज ट्रू है, बिल्कुल कह सकता हूं। देखिए आर ग्रेटर देन एस तो नहीं है, आर इक्वल टू एस है भी, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दोनों में से एक तो ट्रू है, बिल्कुल कह सकता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपके दो सिंबल्स इनकाउंटर हो और दोनों ही रिलेशन आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में मिल जाए या अलग अलग कंक्लूजन में मिल जाए, तो आप आइदर वन और टू इज ट्रू कह सकते हो। ठीक है जी। और आइदर कंडीशन के लिए ये चीज मैंडेटरी है कि दोनों ही कांट से हो। अगर एक चीज ट्रू हो गई तो आप दूसरे को कांट मतलब कि आइदर में इंक्लूड ही नहीं कर सकते, वो होगा वन एंड टू इज ट्रू हो जाएगा। बट आइदर के लिए दोनों में से, आइदर का मतलब ही क्या होता है, दोनों में से एक सही है। दोनों में से एक टाइम पे कोई सही नहीं है, बट कोई ना कोई तो सही है, तो ये चीज होती है, बट हमें नहीं पता अभी भी। ठीक है, चलिए आइदर रूल के हिसाब से एक सिंपल सा स्टेटमेंट उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ए और सी का रिलेशन पूछा है। ए आपका इधर बैठा आराम से, सी आपका इधर मजे से बैठा है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कांट से होता है, कांट से होता है। बस आप तो कह दोगे कि सर ये तो कांट से ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए कांट से में ही मैंने कहा था कि आपका वैसे तो कांट से है आंसर इसका। ठीक है, अगर मैं ए और सी का कोई भी रिलेशन पूछूं आपसे, पूछ लूँ ए इज ग्रेटर देन सी, कांट से ऑपोजिट साइन है, ए इज लेस देन सी, कांट से ऑपोजिट साइन है, ए इज इक्वल टू सी, कांट से ऑपोजिट साइन है। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे। बट आपको एक चीज और नोट करवा देता हूँ। देखिए अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, या मैं कह देता हूँ दो पर्सन है, राम और श्याम। ठीक है जी, दो पर्सन है राम और श्याम। अब मुझे इसकी एक एज कंपेयर करना हो, तो राम की एज या फिर श्याम से बड़ी है। अब मुझे दोनों के एज नहीं पता, राम की एज श्याम से लेस है, राम की एज श्याम से इक्वल है। अगर कोई कहते कि राम की एज श्याम से बड़ी है, पता हमें नहीं पता, कांट से। कोई कहते राम की एज श्याम से छोटी है, क्या हमें पता है, नहीं पता, कांट से। क्या हम ये कह दे कि राम की एज श्याम जितनी है, कांट से, नहीं पता। बट इन तीनों स्टेटमेंट में से तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखिए दुनिया में कोई भी चीज हो, जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो ये एक चीज हमेशा याद रखना है, वो या फिर बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल टू होगा, तीनों में से तो कोई एक चीज होगा ही ना। तो इस केस में जब आपके कहीं ऑपोजिट साइंस आपको इनकाउंटर होते हैं, तो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इन तीनों में से कोई तो रिलेशन होल्ड करेगा। तो इन क्वेश्चंस का आंसर होता है आइदर वन, टू और थ्री इज ट्रू। इन तीनों में से कोई, देखिए कोई भी दो वेरिएबल वर्ल्ड में या ग्रेटर होंगे एक दूसरे से, या लेस होंगे या इक्वल, इसके अलावा तो कोई रिलेशन नहीं बनता ना। जब मैंने सारे ही रिलेशन ए और सी के बीच डिस्क्राइब कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है आइदर ही होगा, आइदर इनमें से कोई एक रिलेशन तो होल्ड होगा। बट स्टिल जब हम आइदर कहते हैं तो हमें तीनों में से नहीं पता कि कौन सा ट्रू है। इन तीनों में से मुझे अभी भी नहीं पता कि ग्रेटर है, लेस है, इक्वल टू, बट तीनों में से कोई होगा, आइदर का ये मतलब होता है। सो इस तरीके से आप एक आइदर की स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। या फिर अगर आपको ये स्टेटमेंट दी होती, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज लेस देन सी,
बताओ, इसमें होगा आइदर वन टू इज ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है। क्यों? देखिए पहले स्टेटमेंट में कह दिया ना उसने ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी, तो मैं इसे अलग अलग स्टेटमेंट में क्यों लिखूं? उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू को तो एक ही स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर दिया, तो दोनों में से एक ट्रू होगा, क्योंकि इसमें देखो तीनों रिलेशन आ गए, आइदर ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी, या ए इज लेस देन सी। इसके अलावा तो कोई और रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मतलब कि इन दोनों में से ये भी कांट से है, ये भी कांट से है, बट दोनों में से एक रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा। ठीक है जी, तो ये आपका ऑपोजिट साइन रूल था जो आपको समझना है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और माइंड में ये रूल सेट हो जाए, क्योंकि इनइक्वालिटी बस इतनी ही है। इनइक्वालिटी में एक टाइप आता है कोडेड इनइक्वालिटीज, उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम यही डिस्कस करते हैं, राइट। अब देखते हैं ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब हमने ओ क्यों नहीं देखना, हमने ओ और अब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन कुछ नहीं समझना। ठीक है जी, अब हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है जी, तो मैं सीधा ओ और क्यू के बीच में जाता हूँ, ओ एंड क्यू। अब देखिए ओ और क्यू तक जाते जाते ये और ये दो सिंबल इनकाउंटर होते हैं, ये तो भैया ऑपोजिट सिंबल्स हो गए। जब ये आपके ऑपोजिट सिंबल्स आपको इनकाउंटर हो जाए तो आपको एक चीज समझना, आंसर इज कांट से, कुछ भी कह दो आंसर इज कांट से, बट ये ट्रू हो सकता है जब ओ इज ग्रेटर देन क्यू दिया हो, ओ इज लेस देन क्यू दिया हो, ओ इज इक्वल टू क्यू दिया हो। अगर ये तीनों रिलेशन मुझे मिल जाए तो आइदर कंडीशन लगेगा, पर कहाँ कह रहा है ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, कांट से, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, अब कहते हैं क्यू इज ग्रेटर देन ओ, ये भी मुझे नहीं पता, कांट से। बट क्या ये तीनों रिलेशन मिल रहा है? देखिए पहले में ओ ग्रेटर देन क्यू है, ठीक है, ओ इक्वल टू क्यू भी मिल गया। अब मुझे ओ लेस देन क्यू चाहिए था, वो मुझे सेकंड स्टेटमेंट ने दे दिया। अब ये तीनों चीजें ट्रू मतलब मुझे मिल गई, तो इसमें होगा आइदर वन और टू इज ट्रू। ये आइदर वाली कंडीशन आप अच्छे से समझ ली, रीजन बीइंग सिलॉफ्स में ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ये वाला कंसेप्ट अगर आपका डेवलप हो जाता है, ये आपको सिलॉक्स वाले चैप्टर में काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए एम और जेड के बीच रिलेशन देखते हैं। एम इधर है मेरा, जेड इधर है। चलिए एम से मैं जेड की तरफ जाता हूँ, ये सिंबल ये सिंबल ये सिंबल, ओ यहाँ पे सिंबल आपका चेंज हो गया, ऑपोजिट साइन रूल आ गया। जब आपके ऑपोजिट सिंबल्स आ जाते हैं तो मुझे क्या है, एम और जेड के बीच तीनों रिलेशन होंगे तभी तो मैं तीनों में से कुछ कहूँगा। तो एम इज ग्रेटर देन जेड होना चाहिए, एम इज लेस देन जेड होना चाहिए, या एम इज इक्वल टू जेड होगा, तभी मैं आपको कह पाऊंगा कि तीनों में से कोई एक रिलेशन शायद एग्जिस्ट करता हो। ठीक है जी, तो चलिए समझ लेते हैं क्या चीज़ है। चलो अब देखते हैं, एम इज ग्रेटर देन जेड दिया है, इक्वल टू जेड, कांट से, दूसरा भी कांट से, ऑपोजिट सिंबल में दोनों कांट से है। बट जहां पे कांट से आ जाए ऑपोजिट सिंबल में, आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है देखना तीनों तीनों आपको अवेलेबल है या नहीं रिलेशन। एम को ग्रेटर बता दिया है पहले वाले में जेड से, ठीक है, एम को इक्वल भी बना दिया, क्या एम को लेस बनाया, सेकंड वाले में एम लेस होता तो मिल जाता। देखिए सेकंड वाले में भी एम को ग्रेटर का है, फर्स्ट वाले में भी एम ग्रेटर रखा है, सेकंड वाले में भी ग्रेटर। सो इसका आंसर होगा, देखो अब आइदर तो नहीं बन सकता क्योंकि लेस वाला मिसिंग है, तो इसमें क्या कहेंगे, नीदर वन नॉर टू इज ट्रू। ये आपको दिया होगा पेपर में कि नीदर है आइदर है, वो दिए होंगे, वो आपने बस मैच करने हैं। पी और आर का रिलेशन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका R है। सो यहाँ पे आपको दो सिंबल इनकाउंटर होते हैं और दोनों वो एक ही है। सो रिलेशन क्या बनेगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। चलिए P इज ग्रेटर देन R कह सकता हूँ ना, कांट से, इक्वल टू भी तो हो सकता है। R इज ग्रेटर देन P कह सकता हूँ, R को तो कभी मैं ग्रेटर कह ही नहीं सकता। देखिए जब उसने P को ही ग्रेटर बता दिया, R को मैं ग्रेटर कैसे कह सकता हूँ, तो ये फॉल्स है। P इज इक्वल टू आर कह सकता हूं, नहीं कह सकता, ग्रेटर भी तो हो सकता है। सो दिस इज कांट से। लेकिन अगर
P इज ग्रेटर देन और P इज इक्वल टू R में से कोई तो ट्रू होगा। सो हमारा आंसर होगा आइदर 1 और 3 इज ट्रू। ठीक है जी, बस सिंपल है। अब देखिए एक वेरिएबल आ जाता है मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन में 2। चलिए ये मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया 2 को, चलिए मैं कहीं पे जगह दे देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन एक्चुअली इसमें मैंने पूरा बनाया नहीं है, तो चलिए 2 को मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअल क्वेश्चन ये था क्यू इज लेस देन इक्वल टू 2, इस तरीके का ये क्वेश्चन था। तो देख लेते हैं। अब m से 2 तक जाना है, यहाँ पे m है, यहाँ पे 2 है। अब जब मैं m से 2 की तरफ जाऊंगा तो देखना यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। बस यहाँ में जाने से पहले ही क्या हो गया, वहां तक पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, ऑपोजिट सिंबल्स आ गए। ऑपोजिट सिंबल का यही रूल है कि तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते होंगे तो आइदर होगा, नहीं तो कांट से या डज नॉट फॉलो। तो m इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, m इज लेस देन 2 होना चाहिए और m इज इक्वल टू 2। अगर ये तीनों रिलेशन मुझे मिल जाते हैं तो मतलब आइदर होगा, नहीं तो कांट से तो है ही है। तो तीनों को तो पहले लिख लेते हैं आंख बंद करके, कांट से देख लेते हैं। पहले में 2 इज ग्रेटर देन m, ग्रेटर वाला मिल गया, ठीक है। 2 इज लेस देन m, लेस वाला भी रिलेशन मिल गया। 2 इज इक्वल टू m, इक्वल वाला भी रिलेशन मिल गया। जब तीनों रिलेशन मुझे मिल गए तो आइदर 1, 2 और 3 इज ट्रू। ठीक है जी, तो ये टोटल इनइक्वालिटी इतने में ही आपकी खत्म हो जाती है। बाकी आपकी कोडेड इनइक्वालिटीज रहती है जो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।